Okay ji, Assalamu alaikum. So today we would be doing May-June 2019 paper 3 variant 2. ठीक है, we would be doing May-June 2019 paper 3 variant 2. Let's start with the first MCQ. पहले MCQ से शुरू करते हैं. पहले MCQ क्या कह रहा है, आओ देखते हैं. Which statement is correct? First MCQ, which statement is correct? कौन सी statement correct है? In a command economy, firms compete and profit maximize allocating resources efficiently. कमांड इकोनॉमी के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होता और सब इदारे गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, तो ये गलत कह रहा है. इन अ कमांड इकोनॉमी रिसोर्सेज आर प्राइवेटली ओन्ड, ये भी गलत कह रहा है. कमांड इकोनॉमी में रिसोर्स प्राइवेटली ओन्ड नहीं होती है, गवर्नमेंट ओन्ड होती है. ठीक है, कमांड इकोनॉमी मतलब प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम. ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन भी गलत है. इन अ मार्केट इकोनॉमी प्राइसेस आर यूज टू सिग्नल द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस. यस, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइस मैकेनिज्म को फॉलो करा जाता है. डिमांड सप्लाई की फोर्सेस सिग्नल देती हैं और फिर रिसोर्सेज को प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मैनर में एलोकेट करा जाता है. इन अ मार्केट इकोनॉमी रिसोर्सेज आर एलोकेटेड बाय सेंट्रल प्लानर. नहीं, गवर्नमेंट नहीं करती. रिसोर्सेज को एलोकेट करता है प्राइवेट प्रोड्यूसर, और वो भी किसके थ्रू? वो भी डिमांड सप्लाई की फोर्सेस के अकॉर्डिंग. तो वन का आंसर है सी. ओके. टू, the diagram shows market for a product, the production of which has both external cost, external benefit. External cost भी external benefit भी है. What is the difference between level of output that would be produced by the market and socially optimum level? जो मार्केट का है, इससे पहले भी ऐसा सवाल रिपीट हुआ है. जो मार्केट का लेवल होता है वो होता है इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल. तो यार आपको याद है इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल क्या होता था? जहां पर एमपीसी और एमपीबी इक्वल होगा और जहां पर वेलफेयर लॉस भी एग्जिस्ट करेगा. सोशली ऑप्टिमम लेवल क्या होता है? जहां पे एमएससी और एमएसबी इक्वल होगा और वहां पे वेलफेयर लॉस नहीं होगा. याद आ गया आपको? तो इस डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो एमपीसी और एमपीबी, एमपीसी और एमपीबी कहाँ पर इक्वल हो रहे हैं? यहाँ पर इक्वल हो रहे हैं. तो ये इक्विलिब्रियम ई वाला जो है ना, ये है आपका इंडिविजुअल, ये है आपका इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल. ये इक्विलिब्रियम ई के ऊपर एमपीबी और एमपीसी इक्वल है, इसको कहते हैं इंडिविजुअल ऑप्टिमम लेवल. सर सोशली ऑप्टिमम लेवल क्या है? जहाँ पे एमएससी और एमएसबी इक्वल है, ये वाला ई वन वाला. तो ये जो ई वन वाला है ये है सोशली ऑप्टिमम लेवल. यहाँ पे एमएससी और एमएसबी इक्वल है, इसको कहते हैं सोशली ऑप्टिमम लेवल. सवाल पूछ रहा है कि डिफरेंस क्या है इन दोनों के दरमियान. तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो है एक्स और वाई. इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो है एक्स और वाई. तो आंसर आपका सी है. ठीक है, ओके, वेरी इजी. चलें आगे चलता हूँ. थ्री, the government is considering building flood defenses along a river. It has calculated cost and benefit as follow. ये कॉस्ट बेनिफिट दी हुई है, प्राइवेट एक्सटर्नल कॉस्ट ये दिया हुआ है, तो फटाफट निकाल लो. सोशल कॉस्ट की इक्वेशन होती है प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट. तो प्राइवेट कॉस्ट क्या है भाई? प्राइवेट कॉस्ट है 450, एक्सटर्नल कॉस्ट है 60, तो सोशल कॉस्ट आ गई 510. ठीक है. सोशल बेनिफिट की इक्वेशन क्या है? सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट. तो ज़रा बताओ भाई, प्राइवेट बेनिफिट कितना है? 260. एक्सटर्नल बेनिफिट कितना है? 190. तो 260, 360 और ये हो जाएगा 450. तो अब आप देखो, मुझे ये देख के पता चल रहा है कि सोशल कॉस्ट एक्सीड्स सोशल बेनिफिट. सोशल कॉस्ट सोशल बेनिफिट से ज़्यादा है, मुझे ये देख रहा है. 510 की सोशल कॉस्ट है, 450 का सोशल बेनिफिट है. According to cost benefit analysis, which decision and reasoning about flood defense is correct? Build या not build? पहले ये बता दो, build या do not build? Do not build. ओके, तो आंसर ए और बी गलत है. बिल्ड ही नहीं करना चाहिए ना, कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट कम है. प्राइवेट कॉस्ट आर ग्रेटर देन एक्सटर्नल बेनिफिट. चेक करते हैं. प्राइवेट कॉस्ट आर ग्रेटर देन एक्सटर्नल एक्सटर्नल बेनिफिट, सही कह रहा है, लेकिन ऑप्शन डी भी पढ़ते हैं. सोशल कॉस्ट आर ग्रेटर देन सोशल बेनिफिट. यस, दिस इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, तो आंसर आपका डी है. सही आंसर आपका डी है. ठीक है. फोर,
The graph shows total utility obtained by a consumer from eating biscuits over a period of 1 hour. After eating how many biscuits does the marginal utility begin to diminish? Marginal utility diminish होना कब शुरू हो रही है? मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होना कब शुरू हो रही है? तो आप देखो, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होना कब शुरू हो रही है? तो आपको मैं एक चीज़ याद दिलाता हूँ। शुरू में मार्जिनल यूटिलिटी शुरू में मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है, और उस वक्त टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही होती है इंक्रीजिंग रेट के ऊपर। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है, टोटल यूटिलिटी अब भी बढ़ रही होगी लेकिन रेट स्लो हो जाएगा। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है, टोटल यूटिलिटी अपने मैक्स पर होता है। किसी भी चीज़ का मार्जिनल ज़ीरो होगा तो उसका टोटल मैक्स पे होगा। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर मार्जिनल यूटिलिटी, हर चीज़ के लिए। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जाती है और टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू होती है। टोटल कैन नेवर गो इन नेगेटिव, ठीक है। तो अब आप आंसर अगर अपना ढूंढे तो आपका आंसर मिल जाएगा। फोर का आंसर क्या होगा? तो फोर का आंसर होगा ए। ठीक है, फोर का आंसर क्या होगा? फोर का आंसर ए होगा। थर्ड यूनिट पे आपकी मार्जिन यूटिलिटी डिमिनिश होना शुरू हो रही है। ठीक है, थर्ड यूनिट पे आपकी मार्जिन यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है क्योंकि ये टोटल यूटिलिटी का ग्राफ दिया हुआ है। बेटा ये पूछ रहा है कौन से यूनिट पे आपकी मार्जिन यूटिलिटी डिमिनिश होना शुरू होगी? तो जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रही होगी लेकिन रेट स्लो हो जाएगा। 1 से लेके 2 तक टोटल यूटिलिटी स्ट्रेट बढ़ रही है, स्ट्रेट बढ़ रही है। ठीक है, टू से लेके 3 पर बढ़ रही है। 3 के बाद जो है ना, वो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है लेकिन रेट स्लो हो गया, क्योंकि इससे पहले तो टोटल यूटिलिटी सीधी बढ़ रही है। अगर आप देखो तो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है, 3 के बाद डिक्रीजिंग रेट है। ठीक है, तो थर्ड के बाद डिमिनिश होना शुरू हो गया। ठीक है रूबा, तो आई गेस आपको फोर क्लियर होगा। 5, द डायग्राम शोज बजट लाइन फॉर नॉर्मल गुड एक्स एंड वाई। व्हाट वुड कॉज अ बजट लाइन टू शिफ्ट टू फ्रॉम पी क्यू टू पी आर? तो पी क्यू से पी आर पे गई है, मतलब एक्स की क्वांटिटी कम हो रही है। तो इसका मतलब है एक्स की प्राइस बढ़ी है, तभी एक्स की क्वांटिटी कम हो रही है। तो प्राइस ऑफ एक्स राइज। तो ए और बी गलत कर दो। प्राइस ऑफ वाई कोई चेंज नहीं है ना, वाई की प्राइस में कोई चेंज नहीं है, वाई की क्वांटिटी फिक्स है। ठीक है। अच्छा, लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इनकम। इनकम इनकम के अंदर क्या आया? चेंज आया नहीं आया? इनकम के अंदर चेंज आया नहीं आया भाई? इनकम का कोई जिक्र नहीं हुआ हुआ, इनकम के अंदर चेंज नहीं आया ना। आंसर सी है। अगर इसकी जगह लिखा हुआ होता फॉल तो हम लोग फिर वो मार्क कर देते, लेकिन एक बात बता दूं, जो होशियार बच्चा होगा ना वो ये देखेगा कि बजट लाइन ने टिल्ट मारा है। बजट लाइन ने टिल्ट मारा है, और टिल्ट आता है प्राइस के चेंज की वजह से, तो इनकम का तो कोई लेना देना ही नहीं है। होशियार बच्चे के दिमाग में सबसे पहले ये बात आएगी। 6, 6 कसम से इतनी बार करा दिया, इतनी बार करा दिया जिसकी कोई हद नहीं। 6, a consumer spends all of their income on two goods y and x and is at position E. The price of x falls and y remains constant. x की प्राइस कम हो गई, x की क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। तो इसके मुकाबले में रिलेटिवली रिलेटिवली y जो है ना, वो आपको y कांस्टेंट है, मतलब y आपको महंगा लग रहा होगा, तो y की क्वांटिटी डिमांड कम होगी। ये जो रिलेटिव अफेक्ट होता है ना, ये जो रिलेटिव अफेक्ट होता है, इस अफेक्ट को क्या कहते हैं? इस अफेक्ट को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अगर आपको याद आ गया हो तो। ये जो रिलेटिव अफेक्ट है इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। विच डिस्टेंस गिव्स द इनकम इफेक्ट ऑफ दिस प्राइस चेंज? अच्छा, पहले मुझे ये बता दो, ये इंडिफरेंस कर्व 1 है, तो आपको पता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है अलोंग द सेम इंडिफरेंस कर्व। तो आप देखो ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, अब आप देखो इस इंडिफरेंस कर्व पे एक पुराना इक्विलिब्रियम और ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम। तो ये जो x1 से लेके x2 तक का इफेक्ट है ना, ये तो सब्स्टिट्यूशन है, और आपको ढूंढना है इनकम इफेक्ट। तो अब मुझे बताओ, x2 से ये आपका इक्विलिब्रियम E2 बन रहा है। ये जो x2 से लेके x4 तक का इफेक्ट है,
X2 से लेके X4 तक का इफेक्ट है, ये कौन सा होगा? X2 से लेके X4 तक का इफेक्ट है, ये होगा आपका इनकम इफेक्ट। और कौन से गुड का? ये नॉर्मल गुड का है। क्यों? क्योंकि देखो, आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में भी जा रहा है। सही है। तो आंसर सी होगा। ठीक है, अब आपको है ना, इतना डिटेल में जाना ही नहीं है। आपको डायरेक्शन से भी याद होना चाहिए। सेम डायरेक्शन है, इनकम और प्राइस इफेक्ट सेम डायरेक्शन में, सब्सटीट्यूशन और इनकम इफेक्ट तो नॉर्मल है। ऑपोजिट होगा तो इंफीरियर है, आउटवे करेगा तो गिवन गुड है। ठीक है, सही है। व्हाट डिफाइंस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? व्हाट डिफाइंस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? तो मैं एक बार नहीं 1000 बार बता चुका हूँ। किसी भी चीज का एवरेज चाहिए ना, तो डिवाइड करो बाय टोटल यूनिट्स। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, ये फॉर्मूला है। तो आओ ढूंढते हैं। बताओ भाई, 7 बहुत इजी यार। 7, 7 का क्या होगा? 7 7 7 7 7। टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। ए बी डी सब गलत है। 8। व्हाट कैन नॉट बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन? शॉर्ट रन में क्या चीज चेंज नहीं हो सकती? 8। शॉर्ट रन में क्या चीज चेंज नहीं हो सकती? शॉर्ट रन के अंदर स्टॉक शॉर्ट रन में चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजी शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकती, प्राइस भी चेंज हो सकती है, आउटपुट भी चेंज हो सकता है। टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो सकती क्योंकि टेक्नोलॉजी का इफेक्ट लॉन्ग टर्म में होता है। 9। द मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडस्ट्री चेंज फ्रॉम बीइंग एन ओलिगोपोली टू मोनोपोलिस्टिक। ओलिगोपोली में 3 to 4 फर्म्स होती हैं। ओलिगोपोली में 3 to 4 फर्म्स होती हैं। मोनोपोलिस्टिक में 20 to 30 फर्म्स होती हैं। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू हैव इंक्रीज्ड? क्या चीज़ इंक्रीज हुई होगी? अच्छा, पहले ये बता दो। आ, क्या चीज़ इंक्रीज हुई है? सब आपके सामने है। पहले 3 to 4 थी, अब 20 to 30 हो गई है, तो नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गई। ठीक है, बहुत आसान आसान अब हमें लग रहे होंगे एमसीक्यू, तो हम बहुत सारे कर चुके हैं पास पेपर। ठीक है। A firm has total production cost of 2 lakh. Its average fixed cost is 120. Average variable cost is 80. What are the firm's total fixed cost? यार मुझे सिर्फ इतना बता दो। एवरेज एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स, ये है फॉर्मूला। ये है भाई फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ज़रा बताओ। बी, ये पूछ रहा है फिक्स कॉस्ट निकाल के दो। कैसे करेंगे बताओ? सोचना है, 2 मिनट करना है, लिख के कर लो। 2 मिनट में वेट कर लेता हूँ, मसला नहीं है, फिर मैं करवा देता हूँ। चलो भाई, बहुत ट्राई कर लिया, मैं करवा देता हूँ, इधर देख लो। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होगा एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। तो भाई एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे आ जाएगी? फिक्स कॉस्ट है 120, वेरिएबल कॉस्ट है 80, तो एवरेज टोटल कॉस्ट आ गई 200। ठीक है। अच्छा, अब बताओ एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स। ठीक है। तो हमने एवरेज टोटल कॉस्ट निकाल ली, कितनी आ गई? 200। टोटल कॉस्ट इसने ऊपर दी हुई है 2 लाख अपॉन एक्स। तो ये एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 1000 यूनिट्स। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला लिखा हुआ है। एवरेज फिक्स कॉस्ट है 120, टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं पता, यूनिट्स पता चल गए 1000। तो मल्टीप्लाई करूंगा एक्स 120 × 1000, ये आ जाएगा 120,000। ठीक है, समझ आ गया भाई? इज इट क्लियर? अहमद, आपने बी बोला था, आपको समझ आया कैसे 120 आया? समझ आ गया? व्हाट इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? वेरी इजी एमसीक्यू, ट्रस्ट में, बहुत आसान है। व्हाट इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर वो एडवर्टीजमेंट करता है, क्योंकि उसके पास प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का फायदा होता है। ठीक है। तो आई डोंट थिंक इसमें भी कुछ डिस्कस करने का था। तो 11 इज बी। 12, the diagram shows marginal costs, average variable cost, average total cost of a profit maximizing firm in a perfectly competitive market. Perfect competition है। Which market price would mean the firm to operate in the short run but not in the long run? भाई शॉर्ट रन के अंदर कौन सी प्राइस पे ऑपरेट करेगा, लॉन्ग रन में नहीं।
शॉर्ट रन में कौन सी प्राइस में ऑपरेट करेगा, पहले ये बता दो। शॉर्ट रन में फर्म्स कौन सा प्रॉफिट अर्न करती है, सुपर नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट, ऐसा ही है। आपकी थोड़ी सी मदद कर दी, अब आप देख लो। ये लो भाई इधर। शॉर्ट रन में फर्म्स अर्न करती हैं सुपर नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट रन में फर्म्स अर्न करती हैं सुपर नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रॉफिट, जिसके अंदर आपकी एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा होता है, टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा होता है, प्राइस कॉस्ट से ज़्यादा होती है। तो ऐसा कब होगा, जब आप प्राइस P2 के ऊपर ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। आंसर आपका होगा बी। डी नहीं हो सकता बेटा, डी नहीं हो सकता। डी प्राइस P4 के ऊपर कैसे करेगा मेरी जान तू, P4 के ऊपर कैसे करेगा, नहीं हो सकता ना। P2 के ऊपर ऑपरेट करेगा ना। ठीक है। प्राइस P3 के ऊपर मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस भी इक्वल हो रही है और एवरेज टोटल कॉस्ट अपने मिनिमम पर है, तो ये P3 प्राइस नॉर्मल प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो P4 रिप्रेजेंट कर रही होगी सब नॉर्मल प्रॉफिट को, तो P2 रिप्रेजेंट कर रहा होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को। ठीक है, समझ आ गया। ये P3 नॉर्मल प्रॉफिट है, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है P2, और ये है सब नॉर्मल प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है अब अहमद। ओके 13। The table shows average income of richest 20% of household and poorest 20% of household in UK and the effects of government taxation and benefits on average income. Before tax benefit 85,000 7,000, after direct tax and cash benefits दिए हुए हैं, after all direct and cash benefit. What could be concluded from the table? मैंने बोला भी है कि टेबल को देख देख के आंसर चेक कर लेना तो सही आंसर मिल जाएगा। तो आपको 1 मिनट देता हूँ, आप 13 वाला कर लो। चलो मैं ही करा देता हूँ, छोड़ो यार। The effects of direct taxation have affected the rich less than the poor. डायरेक्ट टैक्स का इफेक्ट पुअर के ऊपर कम है, अमीर के ऊपर ज्यादा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। द गवर्नमेंट्स पॉलिसी अचीव इनकम इक्वालिटी अचीव कभी भी नहीं हो सकती, गलत कह रहे हैं। द गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूटेड ऑल इनकम फ्रॉम रिच टू पुअर, ऐसा भी कुछ नहीं है क्योंकि पुअर के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। द गवर्नमेंट्स पॉलिसी रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन पुअर एंड रिच, हाँ इनकम इनइक्वालिटी कम हो सकती, खत्म नहीं हो सकती। ये कह रहा है इक्वालिटी हो गई, नहीं हो सकती। 11 13 डी है, ठीक है। गुड गुड गुड। 14। Assuming there are no externalities, where would a nationalized firm set output to maximize social welfare? नेशनलाइज फर्म कहाँ पे काम करती है, जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होगा, नहीं। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स एवरेज कॉस्ट। 14 A B C D। डी तो नहीं है, तो इतना तो मुझे पता है। डी तो नहीं है, ए भी नहीं है, बी या सी। जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो, याद रखना आप याद रखना आप। नेशनलाइज फर्म एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पर इक्वल होगी वहां पर काम करेगी, ठीक है। 15। What is the specific advantage of pollution permits when compared with an alternative policy of taxes levied on the quantity of pollutants emitted by firm? पॉल्यूशन परमिट का एडवांटेज क्या है, पॉल्यूशन परमिट का एडवांटेज क्या है। सवाल ये पूछ रहा है पॉल्यूशन परमिट का एडवांटेज क्या है। फर्म्स हैव अ फाइनेंशियल इंसेंटिव टू रिड्यूस पॉल्यूशन, नो। नो मॉनिटरिंग, pollution levels can be reduced to zero. The reduction in level of pollution is more predictable. Yes, 15 is D। ठीक है। 16 बता दो यार, 16 तो बहुत इजी है, 16 बहुत इजी है, बहुत इजी। जिसको डायग्राम का शेप याद है ना, जिसको डायग्राम का शेप याद है वो फौरन से कर लेगा 15। वापस करा देता हूँ, कोई मसला नहीं। 16 एक सेकंड में होना चाहिए। विच डायग्राम शोज रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर गिवन दी क्वांटिटीज ऑफ लेबर को रिमेन कांस्टेंट। ए गलत है, डी गलत है, पहले तो ये सुन लो। अब आंसर बी है या ए है। सी भी गलत है, आंसर बी है। क्योंकि सी जो ये सी सी ने क्या करा है कि जो
जो मार्जिनल प्रोडक्ट का शेप होता है ना, वो उसने एवरेज प्रोडक्ट का कर दिया, और जो एवरेज प्रोडक्ट फॉर लेबर का होता है वो उसने मार्जिनल प्रोडक्ट का कर दिया, तो 16 का तो बी है। ठीक है इब्राहिम, मैं वापसी जाके पीछे बता देता हूँ, फिकर नहीं करो। द डायग्राम शोज शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप बिटवीन टोटल आउटपुट ऑफ अ फर्म एंड क्वांटिटी ऑफ लेबर। ये टोटल आउटपुट दिया हुआ है, ये लेबर की क्वांटिटी दी हुई है। व्हाट कुड बी कंक्लूडेड अबाउट द फर्म, व्हाट कुड बी कंक्लूडेड अबाउट द फर्म, 17, 17, it is experiencing increasing returns to scale. By increasing returns to scale, it is experiencing constant returns to scale. increasing returns to scale का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट का कम होना, कोई नहीं हो रही, एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट है, नहीं हो रहा। सही है, और इधर इसका कॉस्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं, द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज कांस्टेंट, नहीं, द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इवेंचुअली डिमिनिशेस, यस डिमिनिश हो रहा है, 17 डी। ठीक है, वाई नॉट सी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट नहीं है भाई। वो तो तब होता है जब फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इफेक्टिव होता है, जब एमपी के मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ लेबर, ये तब तब कांस्टेंट होता है। ठीक है इकरा, जब लेबर और कैपिटल आउटपुट में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। चलें 18, 19। 18, कंपनी एक्स रिड्यूसेस इट्स नंबर ऑफ वर्कर फ्रॉम 250 टू 200। ठीक है भाई, एज अ रिजल्ट आउटपुट डिक्रीजेस फ्रॉम 5000 टू 4800। भाई इसने वर्कर को कम करा तो आउटपुट भी कम हो गया, सही कह रहा है बिल्कुल। कंट्री वाई इंक्रीजेस इट्स नंबर ऑफ वर्कर फ्रॉम 800 टू 1000। एज अ रिजल्ट इट्स आउटपुट इंक्रीजेस फ्रॉम 2000 टू 2200। ये कह रहा है जब इसने वर्कर कम करा तो आउटपुट कम हुआ, वर्कर बढ़े तो आउटपुट बढ़ गया। व्हाट हैपेंस टू लेबर प्रोडक्टिविटी ऑफ दीज वर्कर इन टू कंपनी। एक्स में, एक्स में प्रोडक्टिविटी, एक्स पे प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, एक्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, सॉरी, एक्स में, एक्स में क्या करा है, 18 का क्या करा आप लोगों ने, एक्स के यूनिट्स कम हो रहे हैं, और क्या कहते हैं वाई के यूनिट्स बढ़ रहे हैं। क्या लिखेंगे भाई बताओ, क्या करें आंसर, 18, बहुत आसान है यार, 18 का बी है। ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन, गुड 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 गुड। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन मेजर ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है, पेंशन नहीं होती भाई, पेंशन नहीं होती, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। डिविडेंड होते हैं, इनकम होती है, प्रॉफिट्स शेयर होल्डर को होते हैं। ठीक है, 20, ओए हुए 20 खतरनाक है भाई। द ग्राफ शोज एसडीआई इन इट्स कंपोनेंट फॉर जिम्बाब्वे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीएनआई। इसने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इयर्स ऑफ स्कूलिंग, जीएनआई, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब होता है। Between 2005 and 2010, which components of HDI have comparable changes? Its overall change. Education and GNI. एजुकेशन और जीएनआई कह रहा है 2005, 2005 से लेके 2010 तक, इतना कह रहा है। तो एजुकेशन बढ़ी है, ठीक है। जीएनआई 2005 से लेके 2010 तक जीएनआई पे कोई फर्क नहीं आया, तो ए तो गलत है, चेंज नहीं आया भाई। जीएनआई में चेंज नहीं आया, एजुकेशन में चेंज आया है। ठीक है, ओके है। ए गलत है, एजुकेशन में चेंज आया है, जीएनआई में चेंज नहीं आया। बी, एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख लो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी है, हेल्थ केयर भी बढ़ा है, तो आंसर एजुकेशन भी बढ़ी है, आंसर बी है। सी गलत कर दो क्योंकि सी में भी जीएनआई है, डी में भी जीएनआई है, इसलिए मैंने पहले डायरेक्ट बी मार्क कर दिया था। ठीक है, व्हाट मेक्स इट पॉसिबल फॉर द इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट टू एक्सीड इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए कंट्री की। ठीक है, बी भी गलत है, इन्फ्लेशन रेट के बढ़ने से नहीं होता, मनी सप्लाई से भी नहीं होता, टोटल अर्निंग से भी नहीं होता। ठीक है, 22, the table shows annual percentage change in China's GDP and contribution of some of its component part between 2006 and 12। ये जीडीपी दिया हुआ है, सी, आई और एक्स दिया हुआ है।
ये सी आई और एक्स दिया हुआ है, तो 2006 से लेके 2012 तक देख लो, जीडीपी गिर रहा है कंटिन्यूसली, कंजम्पशन भी गिर रही है, और इन्वेस्टमेंट भी गिर रही है, और नेट एक्सपोर्ट आखिरी साल में गिर रहा है। मतलब बेसिकली सब कुछ वेरी कर रहा है, सब कुछ वेरी कर रहा है, सब कुछ वेरी कर रहा है भाई। शुरू के 2 साल को देखूँ तो बढ़ रहा है, सब सब चीज बढ़ रही है। शुरू के 2006 से 7 तक सब कुछ बढ़ रहा है। 8 में सब कुछ गिर रहा है, 9 में भी सब कुछ गिर रहा है, 10 में भी सब कुछ गिर रहा है, 11 में सब कुछ बढ़ रहा है, 12 में भी कुछ अलग ही है। What can be concluded about China's economy between 2006 and 12? 6 से लेके 12 तक क्या हो रहा है, ये पूछ रहा है ये। चलो बताओ भाई, इसने सी आई जी दिया हुआ है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है 22। तो जरा मुझे एक बात बताओ, इसमें गलत कौन सा है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इससे पता नहीं चल सकता? चाइनाज ग्रोथ वॉज ग्रेटर ओवरऑल इन कंज्यूमर गुड देन इन कैपिटल गुड, उसके लिए पीपीसी होना चाहिए और लिखा हुआ होना चाहिए कौन से गुड के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है। चाइनाज करंट अकाउंट वॉज इन सरप्लस मोर ईयर देन इट वॉज इन डेफिसिट, हमें नहीं, ये गलत कह रहा है। अगर मैं इनका टोटल अगर मैं देखूँ ना, तो 1 2 3 3 साल डेफिसिट में, 1 2 3 3 साल सरप्लस में। ठीक है, तो ये गलत कह रहा है, ये गलत, ये कह रहा है, सही कह रहा है ये, लेकिन ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। चाइनास चाइनास इकोनॉमिक रेट ऑफ ग्रोथ फेल इन मोर ईयर देन इट रोज, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुई है। सही कह रहा है ये, क्योंकि जीडीपी गिरता हुआ दिख रहा है मुझे। सही है, जीडीपी कंटिन्यूसली गिर रहा है, तो आंसर बी है। अगर बी नहीं होता तो फिर आंसर ए होता। ठीक है, 23 बहुत इजी है भाई, 23 बहुत इजी है, 23 बहुत इजी है। व्हाट इज अ कॉज ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? भाई सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब अगर होती है जब इंडस्ट्री का सीजन चेंज होता है। तो बताओ क्या होगा इसका, 23 का सी होगा। ठीक है, ओके है। अ टेम्पररी चेंज इन पैटर्न ऑफ कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर, विच रो करेक्टली आइडेंटिफाइज लीकेजेस फ्रॉम अ कंट्री, लीकेज मतलब पैसों का जाना, तो लीकेजेस पूछ रही है। प्राइवेट सेक्टर सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, हाँ सेविंग एक लीकेज है ना, पैसा जा रहा है। टैक्स इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स की फॉर्म में भी पैसा जा रहा है। ट्रेड सेक्टर में नो होगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट कम हो रहे, तो एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो मुल्क में पैसा आएगा, तो नो वाला ऑप्शन होना चाहिए। तो ए और बी गलत कर दें, और बाकी दो यस होने चाहिए, तो आंसर डी है। ठीक है, 24 का डी, समझ आया? 25, in a closed economy with no government expenditure, no tax, the initial income is 5,000. All savings are carried out. Who save 20% of any additional income receive above 5,000. Firms plan to invest 1,000 million. What is the value of multiplier? ये करके दे दो भाई टॉप का। तो भाई इसने बोला हुआ है कि एमपीएस 20% है, इसने मल्टीप्लायर पूछा है ना भाई, तो मल्टीप्लायर क्या होगा, 1 अपॉन विड्रॉल। मल्टीप्लायर निकालना है तो 1 अपॉन विड्रॉल, तो क्या बोला है इसने, 1 अपॉन ठीक है, क्या होगा, 1 अपॉन विड्रॉल, 1 अपॉन विड्रॉल होगा 1 अपॉन एमपीएस, 20% है, तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, मल्टीप्लायर आ जाएगा 5। ठीक है, चलो आगे चलो, बस अब याद रखना मल्टीप्लायर निकालना है तो 1 अपॉन विड्रॉल। तो इसने बोला भाई कि एमपीएस कितना है, 20% है। ठीक है, और इसने बोल दिया है कि 5,000 से ऊपर जो है ना, वो इनिशियल इनकम 5,000 है, 5,000 के ऊपर 20% सेविंग में जा रहा है, तो मल्टीप्लायर कितना आएगा, 5 आ जाएगा। सही है, 26। The diagram shows a liquidity preference curve LP representing demand to hold money in relation to the rate of interest and the money supply in an economy. ये मनी सप्लाई वर्टिकल, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तीन चीजों को मिला के बनी है। प्रीकॉशन, स्पेक्यूलेटिव, और कौन सा, ट्रांजैक्शन, प्रीकॉशन और स्पेक्यूलेटिव मोटिव, इन तीनों को मिला के बनी है। द इनिशियल इक्विलिब्रियम इज आर इफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेज मनी सप्लाई व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट, अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर इफेक्ट होगा नहीं होगा? अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर इफेक्ट होगा नहीं होगा? रिप्का मैं रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई इफेक्ट होगा, दिख रहा है आपको होता हुआ? क्या दिख रहा है?
नो इफेक्ट ना भाई, इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट रह रहा है देखो। ठीक है, 26 का डी। चलो 27, एन इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज अ डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। कोई कौन सी चीज बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी? कौन सी चीज बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी? बिजनेस कॉन्फिडेंस अगर बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे तो भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बोरोवर बोरो कम करेगा, जिससे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। आंसर सी है, ठीक है, सही है। 28, द ग्राफ shows a shift in liquidity preference curve for an economy from LP1 to LP2. लिक्विडिटी प्रेफरेंस बढ़ रही है। What might have caused this shift? अच्छा, रियल इनकम बढ़ी होगी, हाँ ऑब्वियसली रियल इनकम बढ़ी होगी। आंसर ए या बी है, सी डी गलत कर दो पहले। अच्छा, फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन अच्छी हो रही है तो आंसर ए होगा। ठीक है, आंसर ए होगा, 28 का ए। जब आपको लगेगा फ्यूचर अच्छा होने वाला है तो आप पैसे को खर्च करना शुरू कर दोगे, ठीक है। 28 ए। 29, what is most likely to increase in the short run following a rise in rate of inflation caused by a demand side shock? इन्फ्लेशन बढ़ रही है डिमांड साइड पॉलिसी की वजह से, तो क्या चीज इंक्रीज होगी शॉर्ट रन में? बॉन्ड की प्राइस नहीं, बॉन्ड की प्राइस का लेना देना नहीं है। परचेजिंग पावर नहीं, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा आंसर है यार, कुछ है नहीं इसके अंदर। विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज आउटपुट? आउटपुट को बढ़ाना है तो एक बात क्लियर है कि इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू चेक करें तो इंटरेस्ट रेट को कम करना चाहिए। तो आंसर ए या सी है, बी और डी को गलत कर दो। बजट डेफिसिट कम हो, बजट डेफिसिट कम हो, नहीं बजट डेफिसिट कम नहीं होगा, बजट डेफिसिट बढ़ेगा, बजट डेफिसिट बढ़ेगा। बजट डेफिसिट के बढ़ने का मतलब है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है, ठीक है। ओके है। अच्छा, अब आप लोग पूछ लें मुझसे जो जो पूछना है। सो वी आर डन विद मई जून 2019।